नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्ञानचंद भारती, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। और प्रस्तुत व्याख्यान जो है वह लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए जो स्नातकोत्तर में भारतीय संविधान का पेपर रखते हैं उनके लिए है। साथ ही अन्य विद्यार्थी और अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। पिछले इन व्याख्यानों की श्रेणी में हम बातचीत कर रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। हम पिछले व्याख्यानों में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच बातचीत कर चुके हैं। इससे पहले व्याख्यान में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बातचीत की थी। आर्टिकल 19 से लेकर के 1919 से लेकर के 22 तक हम बातचीत कर चुके हैं। प्रस्तुत व्याख्यान जो है वह अनुच्छेद 23 और 24 के तहत जो मूल अधिकार मिले हुए हैं भारतीयों को, या भारतीय का तात्पर्य है कि केवल नागरिकों को नहीं बल्कि व्यक्तियों को मिले हुए हैं। तो भारतीय संविधान ने जो आर्टिकल 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार उन्होंने नागरिकों को न दे करके व्यक्तियों को दिए गए हैं। अर्थात भारतीय क्षेत्र में या भारतीय परिक्षेत्र में जो भी व्यक्ति निवास करता है उन सबको शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान ने प्रदत्त किए हैं। अनुच्छेद 23 की बातचीत करते हैं। इस अनुच्छेद 23 में जो कहा गया वो ये है कि ये मानव की दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रति प्रतिषेध करता है। यह अनुच्छेद ये भी कहता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात अनुच्छेद 23 जो है वो व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है वरन प्राइवेट व्यक्तियों के प्रति भी संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो 23 है इसको एक विस्तृत या हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। भारत में या अन्य अनेक देश में भी जो व्यवस्थाएं रही है वो व्यवस्थाएं बड़ी क्रूर रही है, और क्रूर होने के कारण से इन व्यवस्थाओं में जो विजेता व्यक्ति है वह विजेता व्यक्ति विजित क्षेत्र और वहां के व्यक्तियों पर अधिकार रखता था। अर्थात अगर एक राजा ने दूसरे राजा के राज्य को जीत लिया है तो उस राज्य की क्षेत्र और वहां के निवासियों पर उस राजा का अधिकार हो जाता था। और उसके बाद में युद्ध बंद के बाद में जो व्यक्ति पराजित राष्ट्र के निवासी होते थे उन्हें भी सम्मान या वस्तु के भांति बेचा या खरीदा जा सकता था। इस प्रकार से था कि मनुष्य का क्रय विक्रय एक सामान्य घटना थी, और इस क्रय विक्रय में सबसे अधिक जो पीड़ित जो वर्ग था वो महिला और बाल जो बच्चे होते थे, बालक, वो सबसे अधिक पीड़ित होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये इस बात की व्यवस्था करना या राज्य के द्वारा जो किए गए कार्य उसके लिए संरक्षण प्रदान करना या मनुष्यों को संरक्षण प्रदान करना कि उनका दुर्व्यवहार या उनका दुर्व्यापार नहीं किया जाए, उनके साथ बेगार न जोड़ी जाए या बलात् श्रम उनसे नहीं करवाया जाए। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उस बात को ध्यान में रखते हुए अब भारत में
अमेरिका की भांति कभी भी दास प्रथा नहीं रही है, लेकिन भारतीय जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है वो उस प्रकार से रहा है कि मनुष्य जो है वो युगों युगों से या पीढ़ियों दर पीढ़ियों बंधुआ मजदूर के रूप में या सेवादार के रूप में या सेवक के रूप में कार्य करता रहा है। तो इस प्रकार से कि मनुष्य जो वो है वो सेवादार के रूप में, सेवक के रूप में और उसके कहते हैं कि अनुचर के रूप में पीढ़ियों दर पीढ़ियों या अनेकों समय तक कहते हैं कि वो पीड़ित रहा है। तो एक स्वाभाविक रूप से बात आती है कि मनुष्य का इस प्रकार का कोई घृणित व्यापार ना हो, उसको बेचा ना जा सके, उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सके, या उसको ताउम्र कहते हैं कि एक बंधुआ मजदूर के रूप में, एक सेवक के अनुचर के रूप में जीवन बिताना पड़े, ताकि वो अपने जीवन को हीन समझे और उसके लिए कभी भी कोई उच्च चेष्टा ना करे, कोई इस प्रकार की कल्पना नहीं करे कि वो मनुष्य है और मनुष्य के जीवन का वो आनंद प्राप्त न करे। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध इसमें किया गया है। तो ये आर्टिकल जो 23 है तो वो व्यवस्था करता है कि जो संसद है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के नियम, अधिनियम, कानून बनाएगा जिससे स्त्रियों, बालकों, मनुष्यों का व्यापार नहीं किया जा सके, उनका बेचान या क्रय विक्रय नहीं किया जा सके, और साथ में उनका कहते हैं कि उनको अनैतिक कार्य में या उनको नहीं धकेला जा सके। तो इस प्रकार से उनका बचाव का प्रबंध करता है। और अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 23 का अगर ये वो करता है तो उसको कहते हैं कि दंडनीय अपराध होगा, उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर आर्टिकल 24 जो है वो यह है कि बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम का रोक का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश काल में भी ये माना जाने लगा था कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वो उनकी सुकुमार अवस्था है, और ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे बालकों को जो जोखिमपूर्ण काम है, कारखाने हैं या खान है या पत्थर निर्माण है, पत्थर तोड़ना है या विस्फोटक पदार्थ जहाँ पर बनते हैं, तो ऐसे जो स्थान है जहाँ से उनकी सुकुमारता को नुकसान पहुँचता है और जहाँ से उनके भविष्य के अच्छे नागरिक बनने में बाधा उत्पन्न होती है या वो अपने शारीरिक और मानसिक विकास को कदे बाधित पाते हैं, तो ऐसी जगह पर उनका नियोजन, उनका रोकना या उनको कहते लगाना अपराध होगा और उनको कहते मना किया गया है। जैसे मान लीजिए हम बातचीत करना चाहेंगे कि बाल नियोजन अधिनियम 1938, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933, बाल श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम 1986, इसके अतिरिक्त भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बागान श्रम अधिनियम 1951, बीड़ी व सिगार कर्मगार अधिनियम 1966, शिशु अधिनियम 1961 के जो कारखाना व ऐसे अनेक अधिनियम है जिनके द्वारा ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं, बालक हैं, उनको इस प्रकार के कार्य में नियोजन नहीं किया जा सकता। और उनको इसलिए नियोजन नहीं किया जा सकता है कि वो भविष्य के अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी जो अवस्था है वो अवस्था कहते हैं कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में जो काम जिसमें वो नियोजन किए गए हैं उनको बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए उनको नियोजन किया जाना संभव नहीं है और नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाता है तो उसको कहते हैं कि दंडनीय अपराध माना जाता है, उसको सजा दी जा सकती है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान और विभिन्न प्रकार के जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अनेक दिशा निर्देश दिए हैं, उनके तहत ये व्यवस्था की गई है। अक्सर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि शिवकाशी जो तमिलनाडु है वहाँ पर माचिस की फैक्ट्री है, गुजरात में हीरो के कारखाने हैं, फिरोजाबाद जो है वहाँ जो शीशे और चूड़ी कहते गए, शीशे मतलब जो कांच का और चूड़ी का निर्माण बहुत होता है, मुरादाबाद में तांबे के बर्तन वगैरह बनते हैं, मिर्ज़ापुर बधे में कालीन के कारखाने,
अलीगढ़ में ताला बनाने कारखाने, ऐसे अनोखे अनेक जगह हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, या वर्तमान में कहा जाए तो कलकत्ता में जो साड़ियों की जो कहते कि छपाई है, सूरत जो है उसमें प्रिंटिंग है, वहाँ पर है। ऐसे अनोखे अनेक बड़े बड़े केंद्र हैं जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में, या बॉम्बे का जो कहते कि चप्पल मार्केट है, या बॉम्बे का जैसे जैसे जिसको कहा जाए कि ये अपने जो रेडीमेड जो गारमेंट्स का जो कहते कारखाने हैं, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा और संख्या में बालकों को और बच्चों को नियोजन किया जाता है। और इस प्रकार से एक तरह से उनका शोषण होता है। तो उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए कि इन सब जगहों पर इनकी एंट्री नहीं की जानी चाहिए। साथ ही भट्ठे जहाँ पर ईंट भट्ठे जहाँ बनते हैं वहाँ पर भी बच्चों का इस प्रकार का बलात् श्रम होता है, बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता है, उनको वहाँ से हटाया जाए। और साथ ही जिसे मान लीजिए कि चूना पत्थर निर्माण कार्य है उसको भी जोखिमपूर्ण कार्य माना जाता है। तो ऐसे अनेक जगह कारखाने हैं जहाँ पर 14 साल से कम बच्चों का नियोजन दंडनीय अपराध है। अगर वो पाए जाते हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाता है, उनकी रिहेबिलिटेशन, इनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। और न्यायालय द्वारा इस प्रकार के विशेष निर्देश बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए गए हैं कि वो स्त्रियों और बच्चों के सुकुमार जो अवस्था है उनको बनाए रखने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रयास करे। ऐसे नियम अधिनियम कानून बनाए जिससे उनका शोषण नहीं हो। और एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि इस बाल श्रम के साथ साथ में बंधुआ मजदूर की भी आती है। और बंधुआ मजदूर या बॉन्डेज जो लेबर्स है वो भारत में एक सामान्य घटना है। जैसे अमेरिका में दास प्रथा के दौरान बंधुआ मजदूर रखे गए थे, उसी प्रकार की बंधुआ मजदूर हमारे यहाँ 2-3 प्रकार के जो कारखाने हैं, पर्टिकुलरली जो ईंट भट्ठों पर जो कारखाने होते हैं वहाँ पर वो लोग अपनी पहले से ही धनराशि प्राप्त कर लेते हैं और वो एक निश्चित समय के लिए उसके यहाँ पर वो मजदूरी करने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। उसी प्रकार से कालीन के कारखाने हैं या बीड़ी वगैरह कारखाने हैं। ऐसे अनोखे जगह है जहाँ पर उन मज़दूरों को वहाँ पर उनको इस प्रकार से कहते हैं कि नियोजित कर लिया जाता है समय पूर्व और एक निश्चित समय के लिए कि वो वहाँ से छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार की बंधुआ मजदूरी जो है या जो बॉन्डेज जो लेबर्स है वो भारत के लिए एक बड़ी संकट है, ये भी इनका शोषण है। और जो आर्टिकल 23 है वो ये कहता है कि साहब बेगार पर रोक लगाई जाए। तो बेगार अपने आप में एक प्राचीन समय से हमारे यहाँ चली आ रही थी कि जितने भी जमींदार, राव, राजा, महाराजा हुआ करते थे उनके यहाँ पर अनेकों लोग जो है वो जीवन भर बिना पैसे के और एक बिना श्रम के या बिना कहते कि श्रमिक श्रम या धन के उसके कहते कि वहाँ काम करते रहे हैं। और वो इस बात को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया है कि जो मनुष्य है उसको गरिमापूर्ण जीवन के लिए उसका जो श्रम है उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। क्योंकि शोषण की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है, पुरानी है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक और प्राचीन परंपरा को नष्ट करने के लिए और मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए इस प्रकार का जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध वो संविधान में शामिल किया गया है। और संविधान में शामिल करके ये तय किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा ना हो या उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे श्रम ना करवाया जाए, और अगर करवाया जाता है तो उसका भुगतान किया जाए। अगर वो व्यक्ति भुगतान करने पर भी अगर अपनी इच्छा के विरुद्ध श्रम को मानता है तो वो उसे मना कर सकता है और वो कहते हैं कि न्यायालय की शरण ले सकता है। अर्थात बलात् श्रम का या ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति के द्वारा काम करवाए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें एक अपवाद जरूर है कि अगर राज्य इस प्रकार की संरचना करे, इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वो किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या किसी सार्वजनिक कार्य को सुचारू चलाने के लिए लोगों को काम करने के लिए बाध्य करता है, तो वो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन राज्य द्वारा व्यवस्था किए जाने के दौरान भी उस पर किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, वंश के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की जाती है तो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल होगा और किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष को उसमें शामिल नहीं किया करके उस पर लादा नहीं जाएगा।
इसका मतलब है कि राज्य भी इसका अपवाद हो सकता है, लेकिन राज्य तभी अपवाद हो सकता है कि जो वो सार्वजनिक नियोजन करे और विभिन्न जो आधार है विभेद के, उन विभेदों को हटाते हुए या सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करे कि सामान्य व्यक्ति को नियोजन किया जा सके, तो उस पर कहते हैं कि शोषण, ये जो अनुच्छेद है इसके विरुद्ध या आर्टिकल 23 के विरुद्ध एक प्रकार की राज्य व्यवस्था कर सकता है और उस पर एक युक्तियुक्त निर्वचन युक्तियुक्त कहते हैं कि जो निर्वचन या युक्तियुक्त जो उसमें वो लगा सकता है। इसी प्रकार से ये बात बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, या एक बहुत ही है कि इस प्रकार की जब व्यवस्थाएं जब राज्य करता है, या तो राज्य ने हमेशा एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाना चाहा है, और आदर्श नियोक्ता की जब राज्य भूमिका निभाता है तो वो उन सब व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन रखता है तो उनको एक उचित पारिश्रमिक देता है, और साथ में वह व्यक्तियों से एक सहमति प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य, नागरिक और राज्य के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही जो व्यक्ति है वह अपनी सेवाएं राज्य को देना जारी रखता है। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राज्य हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति हो, अगर किसी के श्रम का दुरुपयोग करता है, उसको कहते कि मेहनताना नहीं देता है या उसको पारिश्रमिक उपलब्ध नहीं कराता है, तो एक तरह दंडनीय अपराध है और वो शोषण माना जाएगा, और उस शोषण के खिलाफ जो संविधान है वो संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन समय से या हमारे ऐतिहासिक रूप से चली आ रही जो व्यवस्था थी, जिसमें सामाजिक आर्थिक ढांचा इस प्रकार का था कि बहुत सारे व्यक्ति जो थे वो जीवन भर बंधुआ मजदूर के रूप में, सेवक अनुचर के रूप में काम करते थे, जिनका शोषण होता था, और जिनको इस बात का भान भी नहीं होता था कि वो शोषित हैं या उनका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वो केवल रोटी और एक सामान्य जीवन जीने में ही कहते कि अपने जीवन को मानते थे। तो इस प्रकार से मनुष्य से जीवन से गरिमा को निर्धारित कर दिया गया था। तो संविधान ने इन शोषण के विरुद्ध अधिकार देकर के मनुष्य के जीवन को गरिमा प्रदान की है, और उसे ये अधिकार दिया है कि जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक उसे अनावश्यक रूप से उस पर कहते हैं कि उसे काम नहीं करवाया जाए। अगर काम कराया जाए तो उसको पारिश्रमिक मिल जाए, पारिश्रमिक नहीं देता है तो उसके खिलाफ वो कानून की कहते हैं कि सहायता ले और न्यायालय की शरण ले। तो इस प्रकार से वो सब चीज़ें की गई है। तो इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो सामाजिक ताना बाना या सामाजिक सौहार्द या सामाजिक समरसता स्थापित करने की दिशा में भारतीय संविधान में एक अनूठा प्रावधान है।